आपने नरेंद्र मोदी को चुना, क्या आपकी उनसे घनिष्ठता बहुत है, आपको उनके राज मालूम है, या इसकी वजह कुछ और है? नज़दीकी के आधार पे आप बुक नहीं लिखते हैं। तो क्या संगठन चलाने की ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि सरकार चलाना आ जाता है? आरएसएस और मोदी के संबंध, उसको आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? आरएसएस की अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी है कि जैसे बीजेपी के साथ हमेशा वो एक क्रॉस पर्पस पे काम करती है। वही ताकत उनको विरोधियों को ये कहने पर मजबूर कर देती है कि ये तानाशाह है। हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो फैसले लेते हैं वो सबसे पूछ के पहले लेते थे। इंदिरा जी ने इमरजेंसी सबसे पूछ के लिया था क्या? तानाशाह इमरजेंसी में क्या आप ये शब्द कह के और स्टूडियो में रहते क्या? गांधी के बाद अगर किसी व्यक्ति का, किसी राजनेता का सोशल साइकोलॉजी, इंडियन सोशल साइकोलॉजी की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है, वो मोदी की है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। चुनाव आज तक में नेतागिरी सेक्शन में आज बात किसी नेता से नहीं, लेकिन बात उस शख्स से जिसने एक बहुत बड़े नेता पर एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है। अजय जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। बहुत संक्षिप्त में मैंने आपका परिचय इसलिए दिया क्योंकि बतौर पत्रकार आपने बहुत लंबे वक्त तक काम किया, सारे अखबारों में, कई सारे टीवी चैनलों में वरिष्ठ पदों पर काम किया। आपको बहुत सारे लोग पत्रकार के रूप में जानते हैं, लेकिन ये किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, नई भाजपा के शिल्पकार, ये अब हिंदी में किताब आई है। इंग्लिश में कुछ दिनों पहले आ चुकी है, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी के नाम से। इस किताब में कई किस्से हैं नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए, कई किस्से हैं कि उन्होंने कैसे संगठन में रह के काम किया। अजय जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही कि इस किताब को लिखने की मेन वजह आपको क्या लगी? क्योंकि कई किताबें नरेंद्र मोदी पर देशी विदेशी लेखकों ने लिखी है, लेकिन आपने नरेंद्र मोदी को चुना। क्या आपकी उनसे घनिष्ठता बहुत है, आपको उनके राज मालूम है, या इसकी वजह कुछ और है? पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने मेरा ज़्यादा ही दे दिया। मैं पत्रकार ही था और मेरी आइडेंटिटी आज भी पत्रकार की है। मैं अभी भी वक्त मिलता है तो लिख लेता हूँ। हाँ, अव्वल इतना ज़रूर है कि राजनीति पे नहीं लिखता हूँ, पर बुक रिव्यूज़ या इस तरह की चीज़ें लिखता हूँ जी। ये सवाल जो आपने पूछा कि क्या वजह थी कि मैंने ये सब्जेक्ट चुना, यानी प्राइम मिनिस्टर के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल पे हमने क्यों ये बुक लिखी, तो ये मेरे जहन में उस समय भी आ रहा था जब मैं ये लिख रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये लग रहा था कि मोदी जैसे व्यक्तित्व जिसके बहुत आयाम होते हैं, तो उस पर किताब लिखना, और जबकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिखा जा चुका है, तो कोई मेरी पुस्तक को क्यों देखेगा और हम क्या ऐसी नई बात लिखेंगे जो कि नई होगी। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा है, एक कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल पे मायरन वेनर की एक किताब थी जो जिसमें कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने इस बात पे एम्फेसिस दिया था कि पार्टी बिल्डिंग जो एक्सरसाइज है, लोगों को लगता है कि ये ओवरनाइट कुछ बन जाता है, यानी कोई एक नेता आता है, स्पीच देता है और वो पार्टी बन जाती है और उसके बाद वो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। जी। उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा था ऐसा नहीं होता है। जैसे आर्मी बिल्डिंग होती है, कोई भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में जितना एक एफर्ट होता है उससे कहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र बड़ा मतलब उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, व्यापक है, तो वो पार्टी बिल्डिंग वैसे ही होती है। जी। हमें वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और ये पार्टी, चूँकि मैं रिपोर्टर के तौर पे उसको देखता था और रिपोर्टर के तौर पे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि ये पार्टी कैसे छोटे से, मतलब बीजेएस से लेके इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, तो उसको मैं एकेडमिकली भी देखता था। जी। और वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल प्राइम मिनिस्टर ने कैसे क्या क्या चेंजेस किए
वो हमें देखने का रिपोर्टर के रूप में अवसर मिला। जी। तो इसलिए हमने ये लिखा। रही बात की नज़दीकी तो खैर को ऐसा कोई दावा नहीं करता है और ना ही होना चाहिए। नज़दीकी के आधार पे आप बुक नहीं लिखते हैं। बुक आप तभी लिखते हैं जबकि आपके पास इंफॉर्मेशन होता है और आपको कुछ लिखने के लिए कहना ज़रूरी लगता है। बिल्कुल। सर, आपने ये तो बता दिया कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, एक बेसिक इंस्पिरेशन आपको इस किताब को लिखने की कहाँ से मिली। नरेंद्र मोदी को आज जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, जब हम उनको देखते हैं तो हम उनको देखते हैं कि कैसे सांगठनिक क्षमताएं उनकी हैं और क्या क्या वो नए प्रयोग करते हैं। लेकिन आपने अपनी किताब में कई सारे ऐसे किस्सों का जिक्र किया है जब पता लगता है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता, उनका सोचने का अलग तरीका, कई सारे ऐसे किस्से हैं। मैं 2-3 प्रसंगों का जिक्र करूंगा जो आपसे वो किस्से सुनना चाहूँगा और आपको जिन लोगों ने बताया जब आपने उनकी पड़ताल की। जैसे एक तो डैम वाला प्रकरण, जब वो कुछ भी नहीं थे एक लिहाज से, पार्टी में तो थे ही नहीं, संघ में थे और उनका कद उतना बड़ा नहीं था, तब उन्होंने जो रोल प्ले किया। एक उन्होंने किया जो अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, वो अपने आप में एक फिल्मी सीन की तरह मुझे दिखाई देता है जब मैं उसको पढ़ता हूँ। और तीसरा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव। तो इन तीनों पर आपने जब इस पर पड़ताल की तो आपको क्या लगा कि क्या तब ये शुरुआत से है उनके अंदर एक जो योग्यता होती है नेतृत्व की, वो शुरुआत से है? ये हमने जब इस पुस्तक पे लोगों से बात की तो करीब 100 से ज़्यादा लोगों से बात की और जिन जिन लोगों से बात की उन्होंने बताया कि नेतृत्व की क्षमता उनकी क्या थी। उसमें जो 79 का आपने जिक्र किया, नहीं, मच्छू डैम से पहले एक एग्रीकल्चर खेड़ू मूवमेंट जी। तो खेड़ू मूवमेंट में उन्होंने जो किया, जबकि वो आरएसएस में थे जी। फिर मच्छू डैम का एक जिक्र है। मच्छू डैम में वो संघ में ही थे, लेकिन मच्छू डैम वाला हुआ और जिस तरह से वो आके और जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन वर्क उन्होंने किया, और अगर आप वहाँ पे जाके बात करिए तो वो किसी कम्युनल या किसी उस लाइन पे नहीं था, वो रिलीफ रिहेबिलिटेशन का एक आइडियल स्टेट लोग बताते हैं। टोक रहा हूँ, उसमें आपने जिक्र किया है कि वो उस वक्त शायद मद्रास में थे, बाहर थे, कहीं बाहर थे, हाँ। और उनको जैसे ही खबर पता चली वो आए। तो ये मतलब संघ से उनका जुड़ाव था या इस तरह के सामाजिक कामों को लेकर उनकी निष्ठा थी, क्या था ये? नहीं, संघ से तो था ही, लेकिन संघ से बहुत लोग थे जी। और पर इनका जिस तरह से उसमें रिएक्शन था ना, और वहाँ जाके वॉलेंटियर्स को इकट्ठा करके और वहाँ पे रिलीफ का ऑपरेशन लेना, वो अपने आप में अद्भुत था। और वो क्षमता भी दिखाता था कि कैसे जहाँ सरकार अगर नहीं भी एक्टिव है, वहाँ पे इनके वॉलेंटियर्स जाके वो एक्टिव हुए, और वो ऑपरेशन आज तक लोग जानते हैं। तो वो एक ऑपरेशन था जिसने इनको मार्क ऑफ किया और लोगों से। और फिर उसके बाद आप आइए तो एएमसी इलेक्शन था। एएमसी इलेक्शन तो अपने आप में, एएमसी इलेक्शन तो 80 के दशक में था। हाँ। तो अहमदाबाद की जगन्नाथ यात्रा उसके बाद? नहीं, जगन्नाथ यात्रा उसके पहले की पहले उसके थोड़े पहले की थी। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी बहुत लोग से बात हुई, लेकिन हिरेन पाठक एक थे जो, अगर आपको याद हो तो वाजपेयी जी के टाइम में MOS होम थे जी। तो उन्होंने बताया हमें कि ये स्वयंभू यात्रा इसको लोग कहते हैं। बिल्कुल, आपने लिखा भी है। हाँ, स्वयंभू। हमने पूछा ये क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि उसमें हुआ ये था कि ये अमर सिंह चौधरी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने यात्रा बैन कर दिया। तो जब यात्रा बैन हुआ तो फिर बाद में अगले दिन सुबह पूरे मिल्क बूथ्स पे, उस समय मिल्क बूथ्स होते थे जिसमें लोग सुबह जाते थे दूध लेने, वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था कि यात्रा निकलेगी। लोगों के समझ में नहीं आया कि ये तो कैसे यात्रा बैन हो गया था तो निकलेगी कैसे, पर भीड़ पहुँच गई। भीड़ पहुँची तो जैसे ही जगन्नाथ टेम्पल का गेट खुला तो उसमें से कोई समझता इसके पहले हाथी निकल आए, और हाथी निकले तो हाथी के पीछे पीछे पूरा यात्रा, और पुलिस की जो जीप थी वो हाथियों ने एक लात मारा तो वो अलग चली गई, और उसके बाद पुलिस असिस्ट करने लगी यात्रा में, तो वो पूरी यात्रा निकल गई वहाँ पे।
उसके पहले की स्थिति ये थी कि पीयूष जी, बहुत लोग नहीं जानते हैं, अहमदाबाद में 6-6 महीने दंगे होते थे जी। और 6 महीने 8 महीने लगातार दंगे का वो फेस था, सांप्रदायिक तनाव की जो हमेशा बहुत जबरदस्त था वो। माधव सिंह सोलंकी से लेके अमर सिंह चौधरी तक इतना वो फेस चला जी। तो उसमें वो यात्रा निकली और उसके बाद एएमसी का इलेक्शन। उसमें आपने जिक्र किया है कि अमर सिंह चौधरी ने शायद कोई जांच बैठाई या पता करने की कोशिश की कि ये नरेंद्र मोदी है कौन। नहीं, वो ये नहीं था, वो ऐसा था कि कोई एक इंसिडेंट था जिसमें जीना भाई दारजी एक नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। अच्छा। तो उन्होंने केशव भाई से कहा कि भाई ये आपके यहाँ नरेंद्र मोदी कौन है, ज़रा हम उनसे चाहते हैं मिलना। अच्छा। तो किसी एक फंक्शन में ये थे तो केशव भाई उनको लेके गए और उन्होंने कहा कि ये हैं जिनको आप ढूंढ रहे थे। तो फिर वो इनसे अलग से जाके बात करने लगे, पर ये ज़रूर था कि उस समय तक इनका नाम नहीं था। बिल्कुल। और आज तक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे ये नहीं मालूम है कि इनका रोल क्या था उसमें। मतलब नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाना चाहिए था कि आपका, अब पूछा जाना चाहिए कि आपका क्या रोल था। कोई अगर आप लोग को कोई मौका कभी मिले तो इंटरव्यू हो किसी की, कोई करे। लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सर, वो चुनाव जिसने शायद उनकी नेतृत्व क्षमता को दिखाया और बीजेपी में उनका कद बढ़ा किया, क्योंकि उस चुनाव को जीतना तब तक माना जा रहा था कि बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। देखिए, हम हमेशा जो हमारी राजनीतिक विषयों पे रिपोर्टिंग रही उसमें हमने देखा कि मोदी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बेस को, अपने इलेक्टोरल जो बेस उनका होता था, वोटर्स का बेस, उसको रिशफल कर लेते थे। बहुत अद्भुत क्षमता थी। अगर उस पूरे इलेक्शन को एनालाइज करें आप तो उसमें अहमदाबाद में मिल्स बहुत थे और उन मिल्स में आपके यूपी, बिहार और बहुत जगह से लोग आते थे जी। तो लगभग 20 सीट्स ऐसी थी जो कि डोमिनेटेड थी इमिग्रेंट से, जो बाहर से लोग आके और वहाँ पे बसे हुए जी। जनरली ये माना गया था कि ये लोग कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के बेस के पार्ट हैं वो जी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वो 20 सीट जो थी वो बीजेपी के पास आ गई। यानी इमिग्रेंट्स में अपने को एक्सेप्ट कराना, और ये तब जबकि बीजेपी कोई बहुत बड़ी पार्टी वहाँ उस समय स्टेट में नहीं थी। उस समय कोई भाजपा, आज आपको लगता है बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन 80 के दशक में समाजवादी फोर्सेस वहाँ ज़्यादा स्ट्रांग थी, कांग्रेस स्ट्रांग थी, बीजेपी नहीं थी। तो वहाँ पे 20 सीट ले जाना और बाकी सीट्स ले जाना वो अपने आप में अद्भुत था। और उसके बाद एएमसी में जो गवर्नेंस का मॉडल दिया जी। वो बहुत ही अच्छा था। वो ऐसा था जो कि वहाँ अहमदाबाद के जो लोग थे उनको अच्छा लगा और उनको लगा कि ये रेप्लिकेट स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 88 के बाद 91 से जो बीजेपी की एसेंडेंसी हुई, जो उतार चढ़ाव हुआ, वो फिर रुका नहीं आज तक। वो तो फिर सूरत, बड़ोदरा और कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। एक सवाल सर बीच में, चूंकि पढ़ते हुए मुझे किताब पढ़ते में आपने किताब में उसका जिक्र आपने थोड़ा कम किया है, लेकिन मैं जानना इसलिए चाहूँगा क्योंकि आपने पड़ताल बहुत की। अमित शाह उस वक्त मोदी जी से जुड़ चुके थे जब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उन्होंने परवान चढ़ाया, मतलब अपनी नेतृत्व क्षमता से वहाँ पर जीत हासिल करी। तो अमित शाह का रोल उस वक्त दिखा आपको कुछ? नहीं, चूंकि इस पुस्तक का फोकस था मोदी प्राइम मिनिस्टर्स की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जी, तो काफ़ी नेता और थे और अमित शाह भी थे। अमित शाह उस समय, मतलब आज के अमित शाह और तब के अमित शाह में अंतर था। दूसरा ये था कि अमित शाह जब बहुत छोटे थे, जो हमारी जानकारी है जी, वो ये था कि बहुत छोटेपन से ही इनके साथ थे। तो वो एसोसिएशन बड़ा लंबा है, वो आज का एसोसिएशन नहीं है। तो उस वक्त भी साथ थे। हाँ, रोल इतना अहम नहीं होगा जितना कि अहम आज। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। अब सर एक किस्सा आपने और इसमें जिक्र किया है कि अहमदाबाद में 1990, मतलब 80 के दशक से हम चल रहे हैं कि 90 में जब चुनाव से पहले मोदी जी ने सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया अहमदाबाद, और एक लिहाज से अपनी रणनीतिक कौशल भी दिखाया, अपना इवेंट मैनेजमेंट जिसको हम आज कहते हैं कि वो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं वो भी दिखाया,
और उन्होंने विरोधियों को भी अपनी शक्ति दिखाई कि देखिए कार्यकर्ता क्या है। तो उस प्रसंग का जिक्र करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या मोदी जी को ये समझ में बहुत शुरुआती दिनों से आता है कि राजनीतिक जो इवेंट होते हैं उनको किस तरह से बड़ा बनाया जाए ताकि अपने कार्यकर्ताओं में जोश आए। जो बाद के दिनों में हम देखते हैं कि चाहे कोरोना के टाइम में छोटे से इवेंट को बड़ा कर देते हैं ताकि लोग मोबिलाइज हों, लोग उसके प्रति सचेत हों। तो वो अहमदाबाद में जो हुआ उस घटना के संदर्भ में मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। पीयूष जी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को महज इवेंट मैनेजमेंट कहना हमारे ख्याल से ट्रिविलाइजेशन होगा, यानी चीज़ों को हल्का करना होगा। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, इवेंट मैनेजमेंट तो एक छोटी सी चीज़ होती है। तो वो इवेंट मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं है, मोबिलाइजेशन है और स्ट्रेटजी का हिस्सा है जी। अच्छा, अब उसमें हुआ क्या था कि उसमें जितने कैंडिडेट्स थे 180 के आसपास जो कैंडिडेट्स थे वो सारे अच्छा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको जानकारी ही होगी कि पार्टी जब उठान पे होती है तो उसके कैंडिडेट्स बहुत हो जाते हैं। तो जितने एस्पायरेंट्स थे सबको कहा कि एक रथ लेके आओ और अहमदाबाद आ जाओ। और वो मान लीजिए कि अगर 400-500 रथ भाजपा के झंडे के नाम को लेके अहमदाबाद में घूम रहे हैं तो अपोजिशन को लगा कि ये तो पूरा टेक ओवर कर लिया। और उसी की वजह से अगर आपको याद हो तो चिमन भाई पटेल के साथ जो अलायंस हुआ उस अलायंस में सीट्स जो थी वो इनको ज़्यादा मिली। बिल्कुल। तो इस तरह से वो एक स्ट्रेटजिक मूव था और जो कि बीजेपी को जिसने अच्छा बेस दिया वहाँ पे। सर, प्रधानमंत्री मोदी अब जिस तरह से हम देखते हैं संगठन में एक्टिव हैं या उनका रोल चूंकि इतना बड़ा है तो वो किसी भी तरह के फैसले ले सकते हैं, लेकिन उस दौर में उनका रोल कितना बड़ा हुआ करता था, क्योंकि तब तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे पार्टी में जो संगठन के बड़े फैसले लेते होंगे। लेकिन आपकी किताब को पढ़ते हुए लगता है कि जैसे मोदी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट फैसले किए, चाहे चिंतन बैठक का एक प्रयोग शुरू किया छोटे छोटे लेवल पर, लेकिन जिन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए संगठन में, तो उनका रोल उस वक्त क्या था? क्योंकि हम कई बार तुलना कर बैठते हैं आज से, तो उस वक्त क्या था, उनका कद क्या था, उनकी कितनी सुनी जाती थी, कैसे वो फंक्शन कैसे करता था? देखिए, हमें जब मैं ये बुक को इस पुस्तक पे काम कर रहा था तो मेरी बहुत लोगों से जो बात हुई उसमें एक चीज़ हमें बहुत साफ दिखाई दी और जो कि शायद बाकी लोग उसको समझने में उनको दिक्कत होती है कि यूनिलैटरलिज्म जी उनके पॉलिटिकल हैबिट का पार्ट नहीं है। यानी यूनिलैटरल फैसला लेना ये उनके नेचर का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा आज भी जो फैसले होते हैं वो पार्टी के साथ ही होते हैं और जो पहले भी होते थे वो पार्टी के साथ होते थे। आपकी क्षमता कितनी होती है कि पार्टी को अपने व्यू पॉइंट पे ले जाएं, तब भी उन्होंने किया है। आपको एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, आडवाणी जी की यात्रा थी जी सोमनाथ से अयोध्या, और जब आडवाणी जी सोमनाथ पहुंचे थे तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि साहब ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई पोस्टर्स नहीं थे, बैनर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो इनसे पूछा गया, जो हमें मालूम चला, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, आप पोस्टर्स बैनर्स चाहते हैं या आप यात्रा देखना चाहते हैं। और जब यात्रा वहाँ पे निकली तो वो जो रिस्पांस था वो इतना ज़बरदस्त था कि प्रमोद महाजन जी, ये बात तो हमें आडवाणी जी ने बताई है कि प्रमोद महाजन जी ने कहा कि सुनिए, ये गुजरात में जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट है, महाराष्ट्र में आपको ऐसा रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो ये क्षमता है, ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता। यानी यात्रा ने जो टेक ऑफ किया उसमें, और वो जो रूट प्लान हुआ था ना, वो रूट माइन्यूटली प्लान हुआ था कि कैसे ट्राइबल एरियाज में जाएंगे, कैसे लोग वहाँ पे जाएंगे और कैसे भीड़ आएगी। तो ये स्ट्रेटजी का पार्ट है और ये उस समय भी था और वो आज भी है। पर यूनिलैटरलिज्म जो एसोसिएट होता है ना, जैसे अभी आपने एक शब्द कहा कि अब तो वो जो चाहे फैसले लेते हैं, हमें लगता है शायद वो सही है नहीं। फैसला अभी भी पार्टी के साथ लिया जाता है और पार्टी के लोगों को ये बोल के कि ये फैसले में फ़ायदा है और वो लोग मानते हैं।
नहीं सर, वो कहने का या सवाल पूछने का मतलब ये भी था कि चूंकि अब उनका कद अलग है, पद अलग है, तो उनकी बात का वजन भी अलग है, वो उस संदर्भ में था। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी उस वक्त जिस तरह से बनाई उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा के दौरान, या और भी जो उदाहरण आपने दिए हैं किताब में, स्ट्रेटजी बनाने के वो माहिर दिखते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उस तरह से हुई। लेकिन सरकार में आने के बाद, क्योंकि सरकार चलाना एक अलग तरह का काम है, और उनके मामले में एक अपवाद और था कि उनको सरकार चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, क्योंकि वो विधायक नहीं थे जब मुख्यमंत्री बने, जब उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री बने तब तक वो केंद्र की राजनीति नहीं कर रहे थे। तो क्या संगठन चलाने की ट्रेनिंग ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि सरकार चलाना आ जाता है, या मोदी जी ने कुछ और गुर भी सीखे कि वो सरकार भी इतने बड़े बड़े दिग्गजों के होते हुए, और जिन परिस्थितियों में वो केंद्र में आए थे तब तो बड़े बड़े दिग्गज थे, कई सारे दिग्गजों ने उनके अंडर में काम किया, कुछ लोगों को हम कहते हैं कि उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसका कितना रोल आप देखते हैं? नहीं, आपको हम एक दो एनडीए की ही सरकारों का अगर दो उसमें देखें आप कंपैरेटिव टर्म्स में, तो 1998 से 2004 तक वाजपेयी जी थे और आडवाणी जी थे। संगठन की क्षमता से आडवाणी जी भी बहुत बड़े नेता थे और वाजपेयी जी भी थे जी। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर देखते होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन और सरकार में डिसोनेंस शुरू से दिखाई दिया। 96 में अगर आपको याद हो तो जो 13 दिन की सरकार आई थी उसमें एनरॉन का केस हुआ, और जिसमें एनरॉन में एसजेएम स्वदेशी जागरण मंच और वाजपेयी जी की सरकार में एक वो हुआ, टसल था। और उसके बाद 98 के बाद तो लगातार ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं एक दिक्कत हुई, अलाइनमेंट नहीं था। तो इतने बड़े संगठन के नेताओं के रहने के बावजूद अगर वो अलाइनमेंट नहीं हो पाता था, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक नेचुरल अलाइनमेंट नहीं होता है। पर ये दिक्कत आपको 14 के बाद नहीं देखने को मिली। आखिर क्या वजह थी? यहीं पे होता है इंडिविजुअल एक जो क्षमता है उसका। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इन्नेट था उनमें, यानी संगठन को और सरकार को दोनों को अलाइन करना और दोनों के गोल को एक तरह से एक उसमें सामंजस्य स्थापित करना, ये इन्होंने बहुत अद्भुत ढंग से किया है। इसी वजह से मेरा ये मानना है कि मोदी की जो इंडियन सोसाइटी की जो अंडरस्टैंडिंग है, प्रोफाउंड सोशल साइकोलॉजी को वो जो समझते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग गांधी के बाद शायद इंडिया में किसी दूसरे राजनेता में नहीं दिखाई देती। ये तो आपने बता दिया इस पूरा जो संगठन में उनका किस तरह से उन्होंने काम किया और किस तरह से उनकी पकड़ दिखती है। लेकिन सर एक चीज़ का जिक्र आपने किताब में किया कि जब वो मुख्यमंत्री बने तब वो अफसरों से पूछ लिया करते थे कि फाइल में नोटिंग कैसे ली जाती है। उनको चूंकि सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, उस तरह के कामकाज का अनुभव नहीं था। लेकिन दूसरा सीन, हम मोदी जी के जो विरोधी हैं वो उनको अब बहुत देखते हैं कि वो किसी की नहीं सुनते। मतलब उनका जो व्यक्तित्व वो इस तरह का है कि उन अपने आगे किसी की लगने नहीं देते। तो तीन चीज़ें इसमें हैं। एक तो उस तरह के उदाहरण है, एक आपका निजी अनुभव भी है क्योंकि आपने किताब के दौरान भी कई सारे लोगों से बात की, और आपका मोदी जी से भी पत्रकार रहते हुए कई बार मुलाकातें हुई। और तीसरा जो उनकी एक छवि विरोधियों ने गढ़ी है कि वो किसी की सुनते नहीं, अपने हिसाब से करते हैं। तो ये इसका सिरा किससे कहाँ जोड़ा जाए? नहीं, छवि तो देखिए, मान लीजिए कोई किसी के लिए छवि बनाना और वो करना उसका कोई मतलब नहीं होता। स्ट्रांग लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रांग लीडर की छवि अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि किसी की नहीं सुनते हैं। सुनने का मतलब अब हमें नहीं समझ में आता है कि उसको आप कैसे इंटरप्रेट करें। लेकिन हम जो पुस्तक के दौरान हमने जो रिसर्च किया और हमने जो पाया है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ये नहीं है कि प्रेस्टीज पे वो कोई चीज़ को लेते हैं। यानी
प्रेस्टिज उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, पर्सनल तो बिल्कुल ही नहीं इम्पोर्टेंट होती है। एक लार्जर गोल वो देखते हैं, और लार्जर गोल देख के जो भी उनको सही लगता है और जो पार्टी के लोग और बाकी लोग बैठ के उसको डिसीज़न लेते हैं उसके साथ ही चलते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और ये पहले भी अगर आप एएमसी में देख लें, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो गवर्नेंस का मॉडल था उनका, वही मॉडल आप कहीं ना कहीं देखेंगे एक कमोबेश अलग रूप में हर जगह रेप्लिकेट होता रहा है। सर, अब आज के दौर में हम एक मोदी फिनोमेना देखते हैं कि भाई मोदी फिनोमेना, आपकी परिभाषा उस मोदी फिनोमेना की क्या है? नहीं, मोदी फिनोमेना अगर आप हमसे पूछें तो हम कहेंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फिनोमेना है। हमने जो पुस्तक लिखी है वो तो बहुत छोटी है, वो उनके एक बहुत छोटे एस्पेक्ट को देख रही है। हमें जहाँ तक लगता है कि गांधी के बाद जो फिनोमेना आने वाले पोस्टेरिटी को जो समझ में आएगा, वो अभी हम लोग देख रहे हैं और पास से देख रहे हैं तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन शायद 20 साल बाद ये समझ में आएगा कि ये फेज था क्या। आज से 20 साल पहले आप हमसे पूछते, 15 साल पहले पूछते कि क्या हम अपने लाइफ टाइम में कुछ चीज़ें जो इंडिया में हुई हैं वो देख पाते, तो हम कहते नहीं साहब, हम नहीं देख पाते। तो हमारा कहना ये है कि गांधी जी जब जिंदा थे तो अक्सर ये होता था कि ठीक है भाई, कोई बहुत लोग उसको समझते नहीं थे, लेकिन जब वो चले गए तो एक बात का जो है, आज तक उन पे बुक्स लिखी जा रही हैं और इतनी लिखी जा रही हैं कि अभी भी वो साहित्य उनको पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। बिल्कुल। हमें लगता है कि आज के आने वाले पोस्टेरिटी जब देखेगी तो उसको ये समझ में आएगा कि ये जो फिनोमेना था उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। जी जी, ये नेतागिरी सेक्शन है, इसलिए नेतागिरी में एक लेखक से नेता के फिनोमेना पर बात करना ज़रूरी था। लेकिन अब मैं किताब पर लौटता हूँ सर, कि किताब में कई सारे प्रकरण हैं जहाँ ये समझ में आता है। एक बार मैंने शायद आपसे जिक्र किया भी था कि अगर ये किताब पहले लिखी होती आपने तो हम शायद मोदी जी के कई सारे फैसलों को पहले से उनका प्रेडिक्शन कर पाते, क्योंकि वो गुजरात में रहते हुए उन्होंने किए। सबका साथ सबका विकास गुजराती में नारा दिया, बेटी बचाओ गुजराती में उन्होंने किया, जिसको बाद में सेंटर में रेप्लिकेट किया गया या जिसको हम लोगों ने समझा। तो दो सवाल हैं सर, एक तो ये कि क्या गुजरात मॉडल के बहुत सारे अनुभवों को उन्होंने आते ही उनके दिमाग में क्लियर था कि मुझे करना क्या है जैसे ही केंद्र में आए, क्योंकि उन्होंने गुजरात मॉडल में वो सब काम किया था। और दूसरा ये कि अब चूंकि अब 2024 आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि गुजरात और सेंटर को देखते हुए आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि अब वो फैसले लेने में बिल्कुल नहीं हिचकते, कि अब तो बिल्कुल खुला है, क्योंकि बहुमत भी है एक तरफ, उनका अनुभव भी है, पार्टी साथ खड़ी है, तो अब और बड़े फैसले होंगे? नहीं, फैसले जो उनको लेने होते हैं वो तो लिए ही हैं। आप एक चीज़ समझिए कि आपने जैसे पहले कहा कि वो चीफ मिनिस्टर जब बने थे तो वो एमएलए नहीं थे। जी, एमएलए वो असेंबली नहीं देखा था उन्होंने। बिल्कुल। वो असेंबली गए, वो असेंबली उन्होंने देखा। जब वो दिल्ली आए थे तो राज्यसभा लोकसभा कुछ भी नहीं देखा था और वो सीधे लोकसभा आए। आज के दिन वर्ल्ड मैप पे जी एक आदमी जिसका कि एक्सपीरियंस अगर आप देखें तो कोई फॉरेन अफेयर्स का नहीं था, लेकिन वर्ल्ड मैप पे आज के दिन इस पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है कि वर्ल्ड में अगर टॉप लीडर्स हैं तो उनमें से एक है, बिल्कुल, जिनकी जिनकी बात का असर होता है। तो ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, रोज लर्न करने का प्रोसेस, जी ये क्षमता कोई आदमी लगातार मेंटेन करे तो उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव होती नहीं है। वो हमसे किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि जितना फोकस्ड अटेंशन वो दे सकते हैं, अगर ऐसे आदमी को आप छोड़ दीजिए राजनीति, आप उनको स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, आप उनको इंडस्ट्री में डाल दीजिए, तो भी वो टॉप उस पे होंगे। सर, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि मोदी जी को संगठन में काम करने में मज़ा आता था, कुछ कुछ नए प्रयोग करने में मज़ा आता था, लेकिन ये मैंने सुना है, अब ये आप इसको पुष्ट करेंगे कि जिस वक्त, मेरे ख्याल से 2012 का वक्त है, जब नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया था पार्टी का, तब नरेंद्र मोदी से भी ये कहा गया था कि आप
पार्टी के अध्यक्ष बन जाइए। ये नितिन गडकरी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि 4 नाम सामने थे, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम था, बाद में उन्होंने मना कर दिया। उनके पास ये अवसर था कि वो पार्टी को संभालें और पार्टी में बहुत बड़े बदलाव करते हैं। तब तो 2012 में 2014 का चुनाव था, सरकार 2014 बहुत बड़ा चुनाव था, क्योंकि 2009 में बहुत खराब हालत थी बीजेपी की। तो क्या ये सही है कि उनके पास ये अवसर था कि वो अध्यक्ष बन जाए पार्टी का, और उन्होंने ये क्यों नहीं चुना? देखिए, हम उस समय तो अखबार में ही थे, रिपोर्टर थे, और मतलब अखबारों में अपने मैगजीन चला रहे थे, और बाद में फर्स्ट पोस्ट में आ गए। तो लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है कि इस तरह की चीज़ें हम भी सुन रहे थे, लेकिन मैंने उस पर चूँकि लिखा नहीं है और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, तो हमारा कुछ कहना उस पर ठीक होगा नहीं, क्योंकि हमें इसकी बहुत जानकारी है नहीं। ओके, मतलब मैं इसको पुष्ट करना चाह रहा था कि चूंकि आपने इतनी लंबी रिसर्च की है, गडकरी जी ने तो अपने इंटरव्यू में बोल दिया, लेकिन मेरे मन में ये सवाल था, क्योंकि अगर वो पार्टी अध्यक्ष बनते तो पता नहीं क्या मतलब स्वरूप होता पार्टी का, या क्या फैसले होते। राजनीति में अक्सर इफ होता है कि अगर ये होते तो क्या होता, बिल्कुल, लेकिन अगर वो नहीं हुआ है तो फिर आप मान तो भी पार्टी का अच्छा हुआ है। हाँ, नहीं, अगर नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। जी, अब वो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि उस समय ये होता, उस समय ये इशू चल रहा था, तो ये तो है कि अगर वो होते तो पता नहीं क्या होता। लेकिन हम चूँकि हमने इस पर रिसर्च नहीं किया है जी, और हमारी इस पर किसी से बात भी नहीं हुई है। जी सर, आरएसएस और मोदी के संबंध, उसको आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? क्योंकि वो स्वयंसेवक रहे शुरुआत से, लंबा अरसा उन्होंने संघ में काटा, संघ ने उनको डेपुटेशन पे या संघ ने भेजा बीजेपी में बीजेपी का काम किया। लेकिन आज के दौर में अक्सर ये सियासी पंडित कहते पाए जाते हैं कि अब वो आरएसएस की भी नहीं सुनते। अब ये मतलब इसको कह देना कि नहीं सुनते एक बहुत ही हल्का वाक्य हो गया, लेकिन क्या ऐसा है कि जिस तरह से अटल जी या बाकी लोग थे, आडवाणी जी तो थे ही, तो क्या अब ऐसा हुआ है कि संघ को बिल्कुल अलग कर दिया, बहुत ही कुछ मामलों में ही उनका दखल होता है? ये क्या संबंध है? मतलब ये 98 में भी देखिए, दिक्कत ये है कि हम मतलब हमें जहाँ तक लगता है, शायद ख़राब भी लगे लोगों को, कि इंडियन मीडिया में आरएसएस की अंडरस्टैंडिंग और बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग दोनों बहुत ख़राब है। आरएसएस की अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी है कि जैसे बीजेपी के साथ हमेशा वो एक क्रॉस पर्पस पे काम करती है। ऐसा होता तो ये पार्टी इतनी बड़ी नहीं बनती। आरएसएस का अपना रोल है, बीजेपी का अपना रोल है, और दोनों कॉम्प्लीमेंटरिटी से काम करते हैं। ये कहना कि इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के ही हैं, और आरएसएस से अलग उन्होंने कभी भी आइसोलेटेड अपना एग्जिस्टेंस नहीं देखा, और मोदी जी तो छोड़ दीजिए, वाजपेयी जी भी नहीं देखते थे। तो ये एक बड़ा लेज़ी आर्गुमेंट है कि वो इनकी नहीं सुनते, उनकी नहीं सुनते, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन संघ का से तो होता ही है जब बड़े फैसले होते हैं। नहीं, सबका से होता है। मतलब संघ का से राजनीतिक में शायद उतना ना होता हो, क्योंकि राजनीति उनका एरिया भी नहीं है। जहाँ तक हम जानते हैं, राजनीति उनका एरिया नहीं है, राजनीति इन लोग का एरिया है, बीजेपी का एरिया है। तो बीजेपी राजनीति देखती है। एक बार हमें याद है कि एक आरएसएस चीफ से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बड़ा हंस के हमसे कहा कि आपको लगता है कि मैं राजनीति जानता हूँ क्या? मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, राजनीति बाकी लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो इसलिए वो एक अच्छा, और दूसरा वहाँ पे जो एक दूसरे के साथ सामंजस्य है वो बहुत अच्छा है। हम लोग पर्सनल प्रेजुडिसेस और उसके हिसाब से देखते हैं, लेकिन उसको हमारे ख्याल से वो देखना ठीक है नहीं। किताब में आपने कई सारे प्रयोगों का जिक्र किया। आपकी नज़र में मोदी जी ने जो स्टेप उठाए, जो मतलब जिनमें हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ही इनोवेटिव कदम थे, आप क्या मानते हैं कि क्या सबसे बड़ा उनका पार्टी को देन है? सबसे बड़ा जो इनोवेटिव है, जिसके लिए हमने ये बुक लिखी थी, वो था अनकन्वेंशनल मेथड्स, जिसकी वजह से पार्टी का एक्सपेंशन हुआ। वो ये था कि आप देखिए तो कई ऐसे क्षेत्र से जहां आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट
नहीं भी हो, मतलब आप मान लीजिए कि कुछ लोग आइडियोलॉजिकली आपके साथ अलाइंड ना भी हों, लेकिन वो सक्षम लोग हैं, उनको सरकार में ले आना या उनको अपने साथ जोड़ लेना। यही वजह है कि आज कई आप देखेंगे कई लोग ऐसे जो कि आइडियोलॉजिकल फैमिली से ना होके और सरकार में हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी आपने जिक्र किया है उसमें भी था। हाँ। उसमें आपको याद होगा एएमसी में जो हेड बने थे वो कोई बीजेपी के नहीं थे। हाँ। लेकिन मान लीजिए वो तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के थे, पर हम कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से लोगों को ला के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाना, जो लेटरल एंट्री और ये सब चीजें मोदी जी ने शुरू की यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी आए और सरकार में भी, ब्यूरोक्रेसी चाहे जयशंकर हो, चाहे बहुत लोग, आर.के. सिंह हैं, हरदीप पुरी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसने कि बहुत पार्टी को एक्सपेंशन दिया। दूसरा एक्सपेंशन जो कि हमारे जहन के बाहर था, मतलब अगर आप 10 साल पहले पूछते हमसे तो हम कहते कि नहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, वो है असम का एक्सपेरिमेंट। कांग्रेस पार्टी से कोई लीडर को लेके और आप उनको अपना बना ले और उनको इतना अपना बना ले, हाँ इतना अपना बना ले कि वो लगे कि वो तो आपके अपने हैं। ये इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये बीजेपी को जितना डेप्थ देते हैं वो बाकी किसी पार्टी में है। बतौर पत्रकार आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इसमें? मतलब किताब से लेना देना नहीं है कि हेमंता की ट्रेनिंग तो ऐसी लगती है जैसे वो बिल्कुल बीजेपी या संघ के खांटी कार्यकर्ता हो, वो कांग्रेस में थे, अब भी जिस तरह से जो भी कर रहे हैं, मतलब जो उनके स्टेप्स भी, वरना एक होता कि वो मुख्यमंत्री भले ही बीजेपी के लेकिन वो और काम कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल, तो ये क्या है? बीजेपी अपनी पार्टी में आने के बाद ट्रेनिंग दे देती है क्या? एक किस्सा हम आपको बताते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं आडवाणी जी के साथ कहीं जा रहा था, तो रास्ते में जैसे बात करते हैं तो उसमें मैंने पूछा कि हमें ज़रा ये बताइए कि बीजेपी को कैसे डिफाइन करते हैं, लेफ्ट ऑफ द सेंटर, सेंट्रिस्ट, राइट ऑफ द सेंटर। तो वो सोचे और कहे कि देखिए हम आपको बताते हैं, जो पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस की जिस स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करते थे, बीजेपी उसी स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। ये किस्सा हमने आपको इसलिए बताया कि कांग्रेस के एक लार्ज सेक्शन में वो स्ट्रीम हमेशा थी, और ये जो आपके असम के चीफ मिनिस्टर हैं वो एक्सेप्शन नहीं है, ये उसी स्ट्रीम के हिस्से हैं जो कि सिर्फ यहाँ आके उनको अपना एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो वो अपना अच्छी तरह से अच्छे सीएम माने जा रहे हैं। सर अब 2024 बिल्कुल अब चुनाव का वक्त आ गया है। जो संगठन खड़ा हुआ है बीजेपी का अब इस वक्त जो है, जिसमें मोदी जी की अपनी भूमिका है, अमित शाह की अपनी भूमिका है और कई सारे नेताओं की अपनी भूमिका है, 2024 का प्रेडिक्शन अगर करना चाहें तो वो क्या है आपकी नज़र में? और दूसरा ये कि अब मतलब कार्यकर्ता कौन नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड बन चुका है, तो बीजेपी का विस्तार कहाँ तक आप देख रहे हैं आने वाले सालों में? देखिए मैं जिस तरह की पोजीशन में हूँ उसमें पत्रकार के रूप में आपके सामने आने वाले इलेक्शन को स्पेकुलेट करना मेरे दायरे में नहीं आता, तो मैं वो नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी चीज़ ज़रूर आपको बताता हूँ कि बीजेपी जिस तरह से पोल पोजीशन पे आ गई है, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका बन गया है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना फॉर्मिडेबल है कि आने वाले कई दशकों तक ये पोल पोजीशन पे रहेगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि पोस्ट मोदी क्या होगा, तो इस तरह के जो संगठन होते हैं वो अपने आइकन्स अपने आप ढूंढ लेते हैं। कांग्रेस 60 साल तक अपने आइकन्स ढूंढता रहा और उसके बाद भी वो रहे, चूँकि वो पोजीशन ऐसी थी जो 60 साल लगा। तो बीजेपी की भी स्थिति आजकल कमोवेश 1950 वाले कांग्रेस की ही है, जो कि कई दशकों तक आने वाले रहेगी और इसके आइकन्स अपने आप निकलते जाएंगे। अब आपने प्रेडिक्शन नहीं किया क्योंकि वो सही बात भी है कि आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर उस तरह का प्रेडिक्शन नहीं करना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि
आपने ये भी कह दिया कि बीजेपी जिस स्थिति में अब 60-70 साल बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है, जिस तरह से कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी 60-70 साल से, चाहे लोकसभा में उसकी सीटें 44 हो चाहे 50 हो, लेकिन अभी उसका संगठन इतना मजबूत रहा है पहले कि उसके अंश कितना भी खत्म हो जाए बचे रहेंगे, वो बीजेपी का है। बीजेपी उस स्थिति में आ चुकी है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे कि नई भाजपा के शिल्पकार में हमने मोदी जी के बहुत सारे गुण जो ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर हैं, सांगठनिक उनकी नेतृत्व की क्षमता है, वो सब देखी करी, लेकिन इसको पढ़ते हुए ही लगता है कि मोदी जी ऐसे नेता हैं जो कड़े कदम उठा सकते हैं, जो इनोवेटिव कदम उठा सकते हैं, जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और उसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ये इस किताब में ढेरों ऐसे प्रसंग हैं, उदाहरण हैं। ये हिंदी में किताब है, अब जिन लोगों ने शायद इंग्लिश में ना पढ़ी हो उसको हिंदी में पढ़ें, बहुत ही रुचिकर तरीके से लिखी गई है और ये अपडेटेड किताब है। मतलब ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, सुनील त्रिवेदी जी ने इसका ट्रांसलेशन किया ज़रूर है, लेकिन इसमें अपडेटेड है, कई सारे नए प्रसंग इसमें जुड़ गए हैं इंग्लिश किताब के बाद, तो इसको हिंदी में मुझे लगता है पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल सर ये कि जो मैंने जिक्र किया कि उनके जो गुण हैं, क्या ये अनुभव और जिसको कहना चाहिए पार्टी की ताकत, जो मैंने आपसे पहले भी किया, वही ताकत उनको विरोधियों को ये कहने पर मजबूर कर देती है कि ये तानाशाह है और जिस स्थिति में जा रहे हैं कि भाई अब हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं उनको वो खत्म कर रहे हैं, ये तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो दरअसल ये है कि उनके पास इतनी ताकत है कि वो फैसले कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, जो उन्हें लगता है कि देश हित में है। और शायद इसीलिए विरोधियों को ये मिल जाता है मौका, जहाँ पर होता था पहले कि कई सारे लोगों से बात करके अलग अलग जन राय बना के होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो उनको और उनकी पार्टी के कुछ लोगों को जिनको लगता है कि ये फैसला सही है और इसलिए उनकी तानाशाह वाली छवि भी बन रही है। नहीं, तानाशाह का आरोप तो बहुत पहले से लोग लगाते रहे हैं और बहुत लोगों पे लगा है। अब थोड़ा सा अगर आप जाएं तो हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो फैसले लेते हैं वो सबसे पूछ के पहले लेते थे। इंदिरा जी ने इमरजेंसी सबसे पूछ के लिया था क्या? या राजीव गांधी ने बहुत सारे फैसले लिए थे तो लोगों से पूछ के लिए थे। हम लोग भूल जाते हैं, दरअसल कलेक्टिव जो मेमोरी होती है उसमें अमनेसिया होता है, लोग भूल जाते हैं, तो ये होता नहीं है। दूसरा, मोदी जी का अगर अभी भी आप देखें तो अभी आपके सामने लैंड रिफॉर्म का लैंड एक्विजिशन बिल वापस लिया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के जो बिल्स थे वो वापस लिए। तो हमने कहा कि प्रेस्टीज पे खड़े नहीं होते हैं, इमीडिएट अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वैसे ही उन्होंने उसको वापस ले लिया। तानाशाह, इमरजेंसी में क्या आप ये शब्द कह के और स्टूडियो में रहते क्या? आप अभी स्टूडियो में कह रहे हैं और ये जाएगा एयर पे, तो ये तानाशाही का तो नहीं है। आप जो तानाशाह स्टेट हैं, हम लोग को तानाशाह का मतलब ही ना उसका अंदाज नहीं है। 75 लोग भूल चुके हैं, लेकिन जिन स्टेट्स में तानाशाह हैं वहाँ ज़रा जाके देखिए और अपोजिशन क्या ये बोलता है, और यहाँ तो बहुत कुछ बोलता है। मतलब हम अगर आप याद करें तो कई गालियाँ ऐसी हैं जो कि उनको दी गई हैं और उसके बाद भी उनका कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए हमें लगता है कि शायद इन बातों का कोई मतलब होता नहीं है, वो उसको रिटोरिक के तौर पे देखना चाहिए और वो रिटोरिक ही है, वो जुमले के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन सर इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ आगे कि इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगा दी, वो कलंक ऐसा लग गया इंदिरा गांधी पर कि आज कुछ भी होता है तो विपक्षी, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी, वो फौरन याद दिला देती है कि आप लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी। तो निश्चित तौर पर देश में वो हालात नहीं है, लेकिन शायद विरोधी कई सारे कदमों के मद्देनज़र उन पर इस तरह का आरोप लगाते हैं। सर अब चूंकि आखिरी सवाल वो था मेरा, लेकिन मुझे लास्ट में, चूंकि आपने किताब पूरी लिखी है, सबसे बड़ी यूएसपी आप नरेंद्र मोदी की क्या देखते हैं? हमने जैसा आपको पहले बताया कि गांधी के बाद अगर किसी व्यक्ति का, किसी राजनेता का सोशल साइकोलॉजी, इंडियन सोशल साइकोलॉजी की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है, वो मोदी की है।
तो हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि गांधी फेनोमेनन के साथ साथ ये फेनोमेनन देखना चाहिए। इसीलिए वो यूएसपी है, मतलब सोशल साइकोलॉजी की जो समझ है, और उसकी वजह यह है कि एक तो 14 साल सीएम रहे, उसके पहले संघ और बीजेपी के एक्टिविस्ट के रूप में इन्होंने कार्य किया। जितना भारत घूमे ये हैं उतना शायद ही बहुत कम लोग घूमे होंगे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें इनको एक अलग करती हैं, और इसीलिए हम कह रहे थे आपसे कि पोस्टेरिटी को शायद ये मानने में दिक्कत होगी कि ये क्या 20 साल या जितने भी साल का फेज़ हम लोग देख रहे हैं अभी, और ये जितने दिन चलेगा, वो फेज़ को कैसे एनालाइज किया जाए, वो फेज़ क्या था। यानी अजय जी ने ये कहा बेसिकली एक लाइन में कि आम लोगों की चेतना की समझ, आम लोग जो सोचते समझते हैं उसकी समझ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी है उतनी शायद किसी और नेता को नहीं है, और नरेंद्र मोदी के पूरे कामकाज का, उनकी शख्सियत का आकलन 20, 25, 30 साल बाद सही तरीके से होगा। जिस तरह से गांधी जी की शख्सियत, उनके विचारों का आकलन आज भी हो रहा है, आज भी उस पर विश्लेषण हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी का शायद 20-25 साल बाद होगा। हमारे साथ सुनील त्रिवेदी जी भी हैं जिन्होंने इस किताब का अनुवाद किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा सवाल सर ये है कि इस किताब को ट्रांसलेट करते वक्त आपका क्या अनुभव रहा? आपको ये बहुत सहज लगा, बहुत रोचक लगा, या आपको बहुत कठिनाई महसूस हुई? आपका अनुभव क्या रहा? नहीं, मेरा अनुभव बहुत अच्छा इसलिए रहा कि ये किताब जो है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कन्विक्शन। तो ये बहुत ही, ये किताब जितनी संस्मरणात्मक है उतनी ही विश्लेषणात्मक है, और ये पहली बार भारतीय राजनीति पर बहुत दिनों बाद कोई ऐसी किताब मैंने पढ़ी जिसमें विवेचन को उस स्तर पर किया गया, विश्वस्तरीय जो विश्लेषण का तरीका होता है, रिसर्च और रिगर जी, इन दोनों को ब्लेंड करके किताब लिखी गई। तो वो अंदर से जो कन्विक्शन राइटर का था, वो कन्विक्शन दूसरी भाषा में भी ठीक से पाठकों तक पहुँचे, और बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि इस समय के या इस सदी के सबसे महत्वपूर्ण राजनेता के एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष के विषय में जो किताब लिखी गई अंग्रेज़ी में, उसका अर्थ यथासंभव पूरी तरह से हिंदी पाठकों के बीच पहुंच जाए। तो ये अपने आप में बड़ा मुझे इंस्पायरिंग लगा कि ये काम अगर मैं कर पाया तो अच्छा लगेगा। तो मुश्किल की जगह मैं ये कहूँगा, दूसरा ये कि हर अनुवाद अपने आप में एक रीडिस्कवरी भी होता है जी, क्योंकि आपके दिमाग में मालूम है कि जिन पाठकों के लिए आप लिख रहे हैं उनकी शब्दावली जो ओरिजिनल बुक है उसके पाठकों की शब्दावली से अलग है। अनुवाद से तर एक पाठक के तौर पे मैं पूछूं आपसे, तो आपको इसमें सबसे अच्छा, मज़ेदार, दिलचस्प या बहुत ही अलग प्रसंग क्या लगा? देखिए, दो चीज़ों का मैं सीधे ये कहना चाहूँगा कि इस किताब में जो अंतिम अध्याय है वह अपने आप में एक बहुत गंभीर आलेख है, जिसमें पूरी किताब में जो संस्मरण है और संस्मरणों के साथ साथ जो अंतर्कथाएं हैं और विश्लेषण है, उनका निचोड़ जैसा है, जहां आरएसएस और जनसंघ के आरंभिक दिनों से लेकर उसकी आज तक की यात्रा और भविष्य के बारे में जो संकेत हैं वो एक साथ एक निबंध के रूप में दिए गए हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ही संश्लिष्ट और बहुत सारगर्भित लेख है। वो अपनी तरह का अनूठा लेख है। तो एक तो वो हिस्सा पुस्तक का अपने आप में विशिष्ट, उसको अनुवाद करना बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरा, इस किताब के बारे में एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह मोदी ने राजनीति के नए प्रतिमान गढ़े हैं, उन प्रतिमानों को व्याख्या करने के लिए मूल पुस्तक के लेखक ने भी नए मुहावरे तलाशे हैं अंग्रेज़ी में, और उस नए मुहावरे को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने के लिए मुझे भी कुछ नए शब्द, कुछ नए तरीके खोजने पड़े, और ये अपने आप में बहुत ही सार्थक और सेटिस्फाइंग या संतोषजनक प्रक्रिया थी।
ये किताब बहुत दिलचस्प है, तो इसको ये तो बातें, चूंकि अजय जी पत्रकार भी हैं तो इसलिए कई सारी बातें इधर उधर की भी हुई, लेकिन मसला ये है कि ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें कई सारे ऐसे किस्से, कई सारे ऐसे प्रसंग और कई सारी ऐसी बातें हैं जो ये बताती हैं और ये समझने में मदद करती है कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है और जो बड़े नेता हैं उसके, वो किस तरह से संगठन को विस्तार देते हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप समय निकालकर हमारे चुनाव आज तक के स्टूडियो में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। थैंक यू सर, थैंक यू।